यूरोपियन यूनियन के सांसदों को जम्मू कश्मीर की यात्रा कराई गई और यात्रा खत्म होने के बाद उसमें से 23 सांसदों ने कश्मीर घाटी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि कैसे हालात सामान्य हैं और पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान को कश्मीर में कम से कम दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज एक बहुत बड़ा तबका देश में मौजूद है जो लगातार ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे राष्ट्रहित में तो नहीं कहा जा सकता। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानियत के दमन की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, तो दूसरी ओर 23 देशों के सांसद कश्मीर में अमन की आंखों देखी के गवाह हैं। श्रीनगर की सड़कों से लेकर डल झील तक अमन की जो बयार कश्मीर में दिखी है, उसका संदेश ये सांसद दुनिया तक पहुंचाते। उससे पहले पाकिस्तान ने घाटी में आतंक का खूनी खेल खेल दिया। कश्मीर के 2 दिन के दौरे के बाद इन यूरोपियन सांसदों को अंदाजा हो चुका था कि कश्मीर में सब ठीक है और आतंक की जड़ पाकिस्तान है। I remember when I was in Afghanistan. Last month I was in Syria, and I know that the terrorism now is a world problem. It's a problem of France. It's a problem of Europe. It's a problem of world, and I don't want Kashmir become the second Afghanistan. यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करते हुए साफ कर दिया कि 370 के बाद कश्मीर में अमन और तरक्की का मौका आया है। यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर विकास और शांति चाहता है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सांसदों के दौरे को लेकर आतंकियों ने कश्मीर में बंद रखा हुआ था और दौरे के बीच में ही पाकिस्तान के इशारे पर 5 मुस्लिम मजदूरों की हत्या कर दी गई जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इस दौर में यूरोपीय देशों के सांसदों ने अपनी आंखों से कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक का जो सच देखा वो अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में यही कह रखा है कि भारत में मानवाधिकार हनन हो रहा है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूरोपीय यूनियन के सांसदों का भारत दौरा पूरा तो हो गया है, लेकिन इस दौरे को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल इस जत्थे में शामिल एक सांसद ने उस चिट्ठी को सार्वजनिक किया है जिसमें एक एनजीओ ने यह बात कही थी और यह वायदा किया था कि अगर यूरोपीय यूनियन के सांसद भारत जाते हैं तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, वो जम्मू कश्मीर की यात्रा कर पाएंगे। सबसे विवादास्पद इस पूरे मुद्दे पर यह मामला है कि एनजीओ के संचालक ने अपने नाम के आगे इंटरनेशनल ब्रोकर लिखा हुआ है। अब सवाल यह उठने लगा है कि एक इंटरनेशनल ब्रोकर के पास इतना रास्ता कहां से आया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंचा। यूरोपियन यूनियन के सांसदों का कश्मीर दौरा आधिकारिक नहीं था, ये सबको पता है। वुमेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक यानी वेस्टी नाम के एक एनजीओ की मादी शर्मा और दिल्ली के एक थिंक टैंक ने यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर का दौरा कराने की पहल की थी। ये पहल पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा को जवाब देने की दिशा में सकारात्मक कदम था, लेकिन देश में इस दौरे को लेकर तरह तरह के विरोध दिखने लगे। एक गुट कांग्रेसी बीएसपी लेफ्ट के उन नेताओं का था जो विरोधी दल के सांसदों को भी कश्मीर दौरे की मांग कर रहे थे, और एक गुट ऐसे नेताओं का था जो पूरे यूरोप को इस्लाम का दुश्मन बता रहे थे। विपक्ष के पास किसी चीज का प्रतिरोध करना, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो जो भी चीज होगी उसके बारे में वो बोलेंगे, करने दो उनको टिप्पणी, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया कि उनकी मांग देश के नेताओं के कश्मीर दौरे की है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता यूरोपियन सांसदों को इस्लामी फोबिया से ग्रस्त बता रहे थे। क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको? और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं ओपनली, इसमें से कई एमपी ऐसे हैं जो हिटलर को चाहने वाले हैं। I think I won't be Minister of France, or I won't be elected 14 times in different function if I were like that. वैसे ओवैसी जैसे नेताओं को झटका तो ये जानकर भी लग सकता है कि जल्द ही जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल भी 12 मंत्रियों के साथ भारत के दौरे पर आने वाली हैं। यूरोपियन यूनियन के सांसदों को लेकर जिस तरह की खबरें भारत में उड़ी, उसे लेकर इनका कहना था कि उनके दौरे को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। ईयू सांसदों के इस जवाब से आलोचकों को जवाब मिल गया है, तो वहीं इन सांसदों ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। टीम न्यूज नेशन। यह खबर जरा आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो सकती है कि सोना हर हिंदुस्तानी के घर में होना लगभग अनिवार्य है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप पैसे बचा सकते हैं
तो सोना घर पे जरूर रखिए, आपदा के वक्त उससे बेहतर और कोई चीज नहीं होती। लेकिन ऐसा लगता है कि काले धन पर नकेल कसने के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लेकर सामने आए जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सरकार को कि आपके पास कितना सोना है और ये सोना जायज तरीके से आपके पास है या नाजायज। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार अब दूसरा कड़ा कदम उठाने जा रही है। अब आपको अपने सोने का हिसाब देना होगा और अगर बिल नहीं हुआ तो भारी टैक्स भी भरना पड़ सकता है। एमनेस्टी स्कीम की तर्ज पर गोल्ड के लिए एक खास स्कीम आ सकती है। जिस गोल्ड का इस्तेमाल काले धन को खपाने के लिए किया गया उसे अब बाहर निकालना होगा और इसे सरकार के सामने रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक एक तय मात्रा से ज्यादा बगैर रसीद वाले गोल्ड होने पर उसकी जानकारी देनी होगी और गोल्ड की कीमत सरकार को बतानी होगी। एमनेस्टी स्कीम के तहत गोल्ड वैल्यू का सर्टिफिकेट देना होगा जहां उसकी आज की बाजार वैल्यू मेंशन की जाएगी और उसकी शुद्धता को परखा जाएगा। गोल्ड की कीमत पर सरकार को टैक्स देना होगा। हालांकि टैक्स कितना होगा यह अभी तय नहीं है। स्कीम एक समय सीमा के लिए ही खोली जाएगी। इसके बाद गोल्ड पाया जाता है तो जुर्माना भी देना होगा। इंडस्ट्री से जुड़े लोग सोने को लेकर लाई जा रही इस स्कीम को सही बता रहे हैं। गवर्नमेंट का जो व्यू है क्लियर है कि पैरेलल इकॉनमी को ख़त्म किया जाए सो दैट हर आदमी मेन इकॉनमी में आए। तो जो जीएसटी है, नोटबंदी देखें हम और रेरा देखें, ये जितने वेरियस जो रिफॉर्म्स हुए हैं लास्ट 3-4 साल में, उसका जो इफेक्ट है आने में थोड़ा टाइम लगेगा। नोटबंदी के बाद काला धन कैश में कम जरूर हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये गोल्ड में शिफ्ट होता चला गया। परेशानी उनके लिए ज्यादा है जिनके पास गोल्ड तो है लेकिन उसकी खरीदी गई रसीदें या बिल नहीं। एक अनुमान के मुताबिक देश में लोगों के पास जमा कुल सोने का स्टॉक करीब 25 से 30 हजार टन है। इस बीच खबर ये भी है कि सरकार बिना हॉलमार्क वाले गोल्ड पर भी जल्द कड़े नियम लाने वाली है। लेकिन अब जो स्कीम आई है वो साफ तौर पर गोल्ड को लेकर के है, यानी आपके पास अगर गोल्ड रखा है और उसका हिसाब किताब नहीं है तो आने वाले समय में आपकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी अब आपको घोषित करने के लिए सरकार के सामने एमनेस्टी स्कीम में जाना होगा और उसमें गोल्ड भी जमा करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो फिर क्या कहा जा सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये रिपोर्ट कि कैसे पुलिस स्टेशन में लोगों को जबरन उठाकर लाया गया उत्तर प्रदेश में, और जब पुलिस ने मारपीट की तो बाहर पुलिस स्टेशन के जिंदा नहीं बल्कि मृत व्यक्ति बाहर निकला। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं ये इस स्टोरी से यानी कि इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन साफ है कि पुलिस हैवानियत की हदों को उत्तर प्रदेश में पार कर चुकी है। हिरासत में मौत पर घिरी यूपी पुलिस। अमेठी में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत से हड़कंप मचा है। दाग खाकी पर लगा है तो सवाल पुलिस के आला अधिकारियों पर भी उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार सदमे में है तो पीपरपुर इलाके के लोग गुस्से में। बाहर ले जाके दुकान के पास पूछताछ किए, अलग से ले जाके सब कुछ किए, तो रात में गेट तोड़ने का क्या मतलब था। गुस्साए परिजनों ने काफी देर तक शव को हाईवे पर रखकर प्रदर्शन भी किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आधी रात पुलिस उनके घर आई और दरवाजा तोड़कर बाप बेटे को जबरन पकड़ के ले गई। इसके बाद बेटे के सामने पिता की ऐसी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। टॉर्चर किया गया है रास्ते में पुलिस कस्टडी में, और इनकी जो मौत हुई है वो भी पुलिस कस्टडी में ही हुई है। मेरे पिताजी हैं, ये बच्चा बड़ा उनके साथ में था सर। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रशासन इस मामले में पुलिस की पिटाई से मौत की बात से इंकार कर रहा है। 26 लाख की एक बैंक की लूट हुई थी पीपरपुर थाना क्षेत्र में। उसी लूट के अनावरण में साजन शुक्ला का नाम प्रकाश में आया था। ये और इनके दोनों बेटे थाने पर आए। इसके बाद इन्होंने बताया कि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो इनके पुत्र इनको सीएचसी भादर लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया ये देखा कि पॉइजनिंग का केस है तो उन्होंने रेफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। अमेठी जिले में पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा है। मैं इस मुद्दे को मानवाधिकार आयोग के सामने भी ले जाऊंगा, संसद में भी उठवाऊंगा और विधानसभा में भी। इस पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे जो उनके परिवारजन है संतुष्ट हो। यूपी में 3 साल के दौरान करीब 1242 मौत न्यायिक हिरासत के दौरान हुई, जबकि पुलिस हिरासत में 33 लोगों की मौत हो गई।
योगी सरकार में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर से सुर्खियों में आई थी, लेकिन अब पुलिस की कई कार्रवाई खाकी पर ही सवाल उठाने लगी है। टीम न्यूज़ नेशन। कल सरदार पटेल की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे गुजरात, जहां वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार सरोवर के सामने नमन करेंगे और सरदार पटेल के सामने नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया भी पहुंचेंगे, जहां पर सफारी पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा। ये सफारी पार्क की तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल उस पूरे इलाके को एक पर्यटन स्थल के तौर पर प्रायोजित कर आगे बढ़ाया जा रहा है और ये तस्वीरें अभी आप वहीं की देख रहे हैं। कल पूरे देश भर में रन फॉर यूनिटी होगा, यानी कि देश की एकता के लिए दौड़, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी लेने वाले हैं। मौलाना फजरुल का आजादी मार्च लाहौर पार कर चुका है। 30 अक्टूबर को ही मौलाना जन सैलाब को लेकर इस्लामाबाद में डेरा डालने वाले हैं। मौलाना के कदम कदम के सफर और अतः जन सैलाब के समर्थन की तस्वीर हर पल पूरी दुनिया देख रही थी। इमरान खान ने पाकिस्तानी चैनलों का मुंह तो बंद करा रखा था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तस्वीरें पाकिस्तान में फैल रही थी। एक तरफ आधी रात को लाहौर से मौलाना का मार्च गुजर रहा था, इधर इस्लामाबाद में पाबंदियों की तैयारी चल रही थी। अचानक पता चला कि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप पड़ गई है। पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनी ने अफसोस जताते हुए ट्वीट कर दिया कि इंटरनेशनल सबमरीन केबल में खराबी आने से इंटरनेट सेवा पूरे पाकिस्तान में प्रभावित हुई है। मौलाना के मार्च को देखते हुए ये खराबी कैसे आई और क्यों अब पाकिस्तान से मौलाना के मार्च की तस्वीरें नहीं आ रही हैं, ये पूरी दुनिया भी समझ रही है। उधर इस्लामाबाद में इमरान खान ने मौलाना को रोकने के लिए तरह तरह की तैयारी कर रखी है। आजादी मार्च की आमद से कबल ही इस्लामाबाद सील, हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर। इमरान खान चाहे कंटेनर लगवा लें या गड्ढे खुदवाकर कांटेदार झाड़ियां लगवा दें, लेकिन जिस तरीके से मौलाना का सैलाब उमड़ रहा है, उसे रोक पाना पाकिस्तानी हुकूमत के बूते की बात नहीं। हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो यही है कि 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, उसमें बदतरीन धान दी हुई थी। हम उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। और अब तो नवाज शरीफ की पार्टी के लोग भी मौलाना के मंच से दहाड़ते सुने जा रहे हैं। इधर 30 तारीख की पौ फटते ही एक और बुरी खबर इमरान खान को मिली कि अब जमीयत इस्लामी भी मौलाना के मार्च में शामिल होगा। मतलब जब मौलाना का कारवा इस्लामाबाद पहुंचेगा तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के साथ कोई खड़ा नहीं दिखेगा। ऐसे में देखना होगा कि इमरान मौलाना के आगे कितने दिन टिक सकते हैं। पाकिस्तानियों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इमरान ने कुर्सी छोड़ी तो क्या मौलाना संभालेंगे, और मौलाना नहीं तो क्या फिर वाजवा के बूटों तले रौंदी जाएगी पाकिस्तानी जमहूरियत की असमत। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं, यूं कहीं कि खतरनाक होते जा रहे हैं, ये आपके सामने लगातार न्यूज़ नेशन प्रस्तुत करता रहा है। लेकिन पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री का यह कहना है कि कश्मीर के मुद्दे पर जिन देशों ने हिंदुस्तान का साथ दिया है उनके ऊपर भी वो मिसाइल से हमले कर देंगे। अब जनाब क्या कहें इनकी बुद्धिमता, या यूं कहें कि पत्थरनुमा अकल पर। सऊदी अरब पर हमला करेंगे क्या पाकिस्तान के लोग? देखिए हमारी रिपोर्ट। हमें इस बात का तयन करना होगा कि पाकिस्तान के साथ कौन है मकबूजा कश्मीर के मामले पर और कौन नहीं है, और जो हमारे साथ है वो ये समझे कि ये दुनिया वक़फ़ात अमल है। जब कोई ऐसा वक्त उस पे आएगा तो हम भी उसके साथ होंगे, और जो साथ नहीं है वो ये समझ जाए कि कल को हमसे भी उम्मीद ना रखे। और जो भारत के साथ है वो भी ये सुन ले कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उस हद तक गई कि हम जंग पे मजबूर हो गए क्योंकि दुनिया इस वक्त मुदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर, तो फिर वो समझ ले इस बात को, अगर वो भारत के साथ है तो अगर एक मिसाइल भारत में जाएगा तो एक मिसाइल उस पर भी जाएगा। वो तैयार रहे इस चीज के लिए। कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने वही किया जो आज से कई साल पहले यानी कि 1998 में जब
बिल क्लिंटन हिंदुस्तान की यात्रा पर आने वाले थे तो क्षिति सिंहपुरा में किया गया था। 32 सिखों को खड़ा कर उन्हें गोलियां मार दी गई थी। आज पश्चिम बंगाल के 6 मजदूरों को खड़ा किया गया और गोलियां मार दी गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सांसद कश्मीर की यात्रा पर जाने वाले थे। पाकिस्तान बार बार इस तरह से हिंदुस्तान के नागरिकों के खून के साथ होली खेल रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी फौज भी मुंहतोड़ जवाब देगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मातम पसरा हुआ है। कश्मीर में अपने रिश्तेदारों की हत्या के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। ये उन्हीं लोगों की तस्वीर है जिन्हें मंगलवार रात कश्मीर के कुलगाम के कतारसू इलाके में आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। आतंकियों की गोली के शिकार हुए सभी लोग पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के थे और घाटी में वो मजदूरी करने गए हुए थे। ये सभी मजदूर कुलगाम के कातरसू गांव में किराए के एक मकान में रहते थे। आशंका जताई जा रही है कि पाक परस्त आतंकी संगठनों ने इस हमले को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिशें हो रही है। पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ेंगे। इस आतंकी हमले में एक मजदूर जख्मी भी हुआ है, जिसे अनंतनाग के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन खास बात यह है कि आतंकियों ने इस हमले को तब अंजाम दिया जब मंगलवार को ही यूरोपीय सांसदों का एक 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर था। This region is unfortunately under big threat. We hear that even yesterday night 5 innocent workers have been assassinated, and this situation is a global war. आतंकियों की ये कायराना करतूत आज से 19 साल पहले क्षति सिंहपुरा नरसंहार की याद ताज़ा करा देता है। वो साल था 2000। 21 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत पहुंचने वाले थे। तब पूरी दुनिया की निगाहें साउथ एशिया में शांति और क्लिंटन के दौरे पर थी। लेकिन तब कश्मीर के आतंकियों ने क्षति सिंहपुरा में खूनी खेल खेला और 32 बेगुनाह सिखों को गोलियों से भून दिया। इस घटना के 19 साल बाद एक बार फिर आतंकियों ने कुलगाम में वही इतिहास दोहराने की जरूरत की है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में ये छठी वारदात है जब मजदूरों और ट्रक ड्राइवरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। लेकिन इस बार आतंकी और उन्हें पनाह देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कुलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और हमले में शामिल आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम न्यूज़ नेशन। बर्फ पड़ने लगी है सरहद पर, यानी कि नियंत्रण रेखा और उसके आसपास। जाहिर सी बात है, यही वो मौका होता है जब पाकिस्तान घुसपैठियों को हिंदुस्तान में धकेल पाता है। लेकिन ऐसा करने में बहुत समर्थ नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा। ये बौखलाहट इतने बड़े पैमाने पर झलक रही है कि पाकिस्तान लगातार नियंत्रण रेखा और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। कई भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है और कई घायल भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कब देंगे हम। एक तरफ पाक की कायराना हरकत और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के रणबांकुरों का पाक को मुंहतोड़ जवाब। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। घाटी से धारा 370 हटने के बाद से ही बौखलाया है पाकिस्तान। फिर से कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है तो पाकिस्तान सरहद पर लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। बौखलाहट में अब पाकिस्तान निहत्थे और निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा रहा है। मंगलवार को EU सांसदों ने ग्राउंड जीरो से ये देखा कि कश्मीर को पाकिस्तान किस तरह आतंक की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है। लेकिन पाकिस्तान अब लगातार सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन कर भारत को उकसाने की कार्रवाई भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने माचिल सेक्टर में भारी गोलीबारी की है, जिसमें एक नागरिक के मारे जाने की खबर है जबकि 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कल शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में मरने वाले शख्स का नाम वली मोहम्मद खान बताया जा रहा है, जो कुपवाड़ा का ही रहने वाला था। पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके भारत को उकसाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से इस साल अब तक 2050 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है, जिसमें 21 लोगों की जान गई है। हालांकि पाकिस्तान की ऐसी कार्रवाई का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यहां तक कि सेना ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी में दहशत पैदा करने की साजिश रचने वालों को एक के बाद एक जहन्नुम भेज रही है।
टीम न्यूज नेशन। क्या 780 दिन काफी होते हैं ये समझने और जानने के लिए कि जासूसी को किस तरह से एक नए स्तर पर ले जाया जा सकता है? अमेरिका ने 10 साल पहले एक स्पेस मिशन के बारे में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ाया, अचानक उसे गायब कर दिया। अब 780 दिन अंतरिक्ष में रहकर एक स्पेस शटल वापस लौटा है, जिसमें इंसान नहीं था, सिर्फ कंप्यूटर और रोबोट्स थे। तरह तरह की जानकारी जो कि गोपनीय है, जिसे मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकर यह विमान वापस लौटा है। अमेरिका अब स्पेस की लड़ाई की तैयारी कर रहा है। शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की अपनी जिद को छोड़ने का मन बनाया है और शिवसेना का अब यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठजोड़ उसके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस, जो कि विधायक दल के द्वारा नेता चुने गए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की सरकार होगी। लेकिन लाख टके की बात तो यह है कि आखिरकार इसके पीछे की राजनीति क्या है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र विधान भवन में बीजेपी के विधायक दल की बैठक की है। इसी बैठक में औपचारिक रूप से एक बार फिर विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया। तो बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी शिवसेना के बीच सब ठीक होने की बात कही। यहाँ तक कि महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता सुधीर मुनगंटीवार ने भी उम्मीद जताई कि अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार शपथ लेगी। हम साथ में है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। मेरा विश्वास है कि हम आगे जाएंगे। और कुछ बातें हुई होंगी तो छोड़ो कल की बातें। हालांकि सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़ी शिवसेना को साधने के लिए बीजेपी अब नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत राज्य में उप मुख्यमंत्री पद के साथ केंद्र सरकार में शिवसेना को 2 और मंत्री पद दिए जा सकते हैं, तो शिवसेना को बड़े और अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। इसके साथ ही निगम और दर्जा प्राप्त मंत्रियों के कोटे में शिवसेना की भागीदारी ज्यादा हो सकती है। इस बीच शिवसेना खेमे में भी सियासी हलचलें तेज हैं। कल यानी गुरुवार को जहां शिवसेना ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पार्टी के विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं, लेकिन शिवसेना की ओर से लगातार मुख्यमंत्री पद की मांग की जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत कह चुके हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी ने 50-50 फॉर्मूले का वायदा किया था, जिसे देवेंद्र फडणवीस नकार चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। आइए जरा दिल्ली के साथ साथ नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर की बात कर लेते हैं। ये जगह रहने लायक नहीं है, ये तो बेधड़क कहा जा सकता है। जिस जगह पर आप सांस ना ले सकें, जहां पर सांस लेते समय नाक में जलन और सीने में जलन होती दिखाई दे, वहां पर इंसानों का रहना नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इस इलाके में रहना आवश्यक है, कम से कम मेरे जैसे पत्रकारों के लिए ही, क्योंकि देश की राजधानी यहीं पर है। लेकिन जिस देश की राजधानी इतनी प्रदूषित हो कि उसकी जनता त्राहिमाम कर रही हो, उस देश में क्या कोई सुनने वाला भी है? पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार पराली जला रहे हैं, उसके धुएं से हर जगह बुरी हालत है और न जाने कितने लोग अपनी सांसों के उखड़ते हुए एहसास को रोज दिन जी रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण हमें मार रहा है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों जहरीली धुंध की चादर में लिपटी हुई है। धुंध इतना बढ़ गया है कि कहीं भी धूप नजर नहीं आ रही। सुबह दिल्ली के मंदिर मार्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 304 रहा, तो वहीं अरबिंदो मार्ग पर यह आंकड़ा 309 तक पहुंच गया। दिवाली की रात के बाद तीसरा दिन, लेकिन तीसरी सुबह भी जो है वो आपको दिख सकती है कि कैसी हालात बने हुए हैं। AQI मीटर बता रहा है कि 392 जो है, 392 जो है वो पहुंच चुका है प्रदूषण का स्तर, जो कि सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक हालत दिल्ली से सटे गाजियाबाद की है, जहां कल से हालात ज्यादा खराब दिख रहे हैं। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में AQI लेवल 486 तक पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक संजय नगर में AQI 486 दर्ज किया गया, जबकि वसुंधरा में 476, लोनी में 475 और इंदिरापुरम में AQI 466 स्तर तक पहुंच चुका है। तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि इस इलाके में रहना मौत को दावत देना है, और कम से कम मेरे जैसे तमाम लोग जो इस इलाके में रहते हैं, मौत को गले ही लगा रहे हैं रोज दिन।